शायरी का आदत हो गया ना याद करिए यार। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग है ना मायूस नहीं होना है। ठीक, हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना। ठीक है, सक्सेस तो मिलेगा, सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा जब आप प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो मेहनत करना है। ठीक, चलो तो हम लोग पढ़ेंगे अभी, और आप लोग को थोड़ा बता देना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो से अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप ही लोग के लिए बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग का फर्ज बनता है कम से कम एक शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में। और हमारा वीडियो आपको पसंद पड़ता अच्छा लगता है तो कमेंट भी जरूर कीजिए। तो थोड़ा सा आप लोग कीजिए। और आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 चल रहा था, आपको पता है, और पार्ट 3 इसका 3 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे उसको देख लीजिए। और आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे, है ना। आज पार्ट 4 देखेंगे ना। चलो, तो कहाँ तक पढ़ा दिए थे जरा देख लेते हैं। ठीक जी, तो सबसे पहले हम मानव यानी मनुष्य में पाचन पढ़ रहे थे ना। मनुष्य में क्या पढ़ रहे थे? पाचन पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आकृति बना लेते हैं, है ना। चलो, तो पहले हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से बताया था आपको कि ये मुख गया था, मुख हुआ था ना। यहाँ से एक पाइप गया हुआ था ना। पाइप इस तरीके से आया हुआ था, और ये नाक के माध्यम, नाक से भी एक पाइप आया हुआ था। और ये दोनों एक ही पाइप है। ठीक है, कैसा पाइप है? एक ही पाइप। लेकिन हम बताए थे आपको कि बीच में आने के बाद ये जो यहाँ से 2 भाग बढ़ता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता है, समझा थे यहाँ तक। और ये जो भाग था इसको मुख गुहा बोले थे, है ना। यहाँ से हमारा हवा भी आता है नाक के माध्यम से, और मुंह से हम जो भोजन करते हैं वो भोजन भी जाता है। ठीक, और यहीं पर बोले थे कि भोजन यहाँ पे इस श्वास नली में ना चला जाए, श्वास नली में ना चला जाए, इसके लिए हम यहाँ पर क्या किए थे? एक ढक्कन लगाया था ना। वो ढक्कन को क्या बोले थे, याद है आपको? इपोग्लोटिस। क्या बोले थे? हाँ, उस ढक्कन को बोले थे एपिग्लोटिस, है ना, एपिग्लोटिस, सॉरी। देख क्या बोले थे इसको हम? नाम देखते चलेंगे, ठीक है ना। गलती लिखा गया, सही है, एपिग्लोटिस, है ना, एपिग्लोटिस। ठीक है, और हमारा जो भोजन, हम लोग भोजन शुरू किए, तो भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुख गुहा में। तो इसको हमने क्या बोला था? मुख गुहा बोला था ना, मुख गुहा। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था कि भोजन जो है यहाँ से मुख गुहा से होते हुए कहाँ आएगा जी? ग्रास नली में आएगा। तो इसको हमने नाम क्या दिया था? ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली। भोजन नहीं, भोजन किसमें आता है ना, ग्रास नली। इसको इंग्लिश में क्या बोले थे? फूड पाइप। एक और नाम बताते हैं एसोफेगस। उसके बाद हम बताए थे कि ये जो भाग है, ये वाला जो है, इसमें क्या जाएगा? हवा आएगा, आएगा ना। तो हवा यानी कि इसको हम, कौन सा पाइप था? श्वास नली, है ना, श्वास नली। समझ आ रहा है सबको? ये हो गया हमारा श्वास नली। उसको ध्यान से देखो, एकदम आराम से समझना है। उसके बाद भोजन जो है मुख गुहा से होते हुए आ गया कहाँ? ग्रास नली में। कहाँ गया? ग्रास नली में। और ग्रास नली के बाद कहाँ गया था? अमाशय। हाँ, ग्रास नली से गया था अमाशय में। कहाँ गया था? अमाशय में। ठीक है ना, ज्यादा वो हो गया ना। ठीक है, कहाँ गया? अमाशय। अब अमाशय के बगल में ही आपको हम बताया था क्या?
ये हमारा हो गया अमाशय। अमाशय हो गया ना, हम इसका नाम भी लिख देते हैं अमाशय। ठीक है, अमाशय। उसके बाद हम बोले थे कि यहीं पे इसके पास में ठीक एक और ग्रंथि होता है ना, बोले थे इसका क्या नाम दिए थे? यकृत। याद है आपको? हाँ, क्या बोले थे इसको? हाँ, इसको बोले थे यकृत, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोले थे? जिगर। जिगर, हाँ। उर्दू में क्या बोले थे? जिगर, मनुष्य। जिगर, है ना? जिगर। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, सब इसी का नाम है। ठीक है, उसके बाद हम यहीं पर बोले थे कि एक और चीज था, क्या था? छोटिया। पान के पत्ता के जैसा कुछ बता थे रे? था, पान के पत्ता के जैसा था ना? क्या? अग्नाशय। क्या था? अग्नाशय। कैसा रंग का होता है? पीला रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? पीला रंग का होता है अग्नाशय। पैनक्रियाज। आमाशय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टोमक। स्टोमक, ठीक है ना? उसके बाद हम बोले थे कि ये जब भोजन अमाशय में आ गया तो अमाशय से फिर कहाँ जाएगा? छोटिया। हाँ, तो यहीं पर से एगो पाइप निकल रहेगा, देख ध्यान से। ठीक है, ये कौन सा आंत है? छोटी आंत है ना? हाँ, नाम की छोटी है। रोटी कैसी है? बड़ी। बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद बोले थे कि ये हमारा कुछ हो गया छोटी आंत। ठीक है, उसके बाद बताया था आपको क्या कि यहीं पर से भी एगो और अंग जुड़ा, पाइप जुड़ा रहता है, उस कौन सा होता है जी? बड़ी आंत होता है। ठीक है ना? ये बड़ी होती है कि चौली होती है? चौली। नाम में बड़ी है लेकिन होती है सिर्फ चौली। ठीक है ना? चौलाई इसका ज्यादा होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये लास्ट में कहाँ पहुंच गया? भोजन पच के मलाशय में। कहाँ पहुंच गया? मलाशय, जिसको इंग्लिश में क्या बोले थे? रेक्टम। क्या बोले थे? रेक्टम। हिंदी में मलाशय, है ना? अब ध्यान से देखना है आपको। ठीक, यहीं पर ये इतना समझा चुके हैं। यहीं पर बोले थे कि ये क्या होता है? पीत। पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत का निर्माण होता है यकृत में, लीवर में। यहीं पर एक थैला लटका रहता है इस तरीके से, पित्ताशय, जिसको बोले थे क्या बोले थे? इसको क्या बोले थे? पित्ताशय। क्या बोले थे? पित्ताशय। इंग्लिश में क्या बोले थे इसको? गॉल ब्लाडर। क्या बोले थे? गॉल ब्लाडर। ठीक है ना? और यहीं से एक पाइप भी निकला था, पाइप था ना रे, यहाँ से पाइप निकल के यहाँ चला जाता है और यहाँ से पाइप निकल के यहाँ पे आता है। ठीक है ना? छोटी आंत में इसका भाग जाता है। उसके बाद और कुछ बचा, यहाँ पे इसका नाम नहीं दिए हैं। ये कौन सा पार्ट है? ये वाला। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? बड़ी। अब ध्यान से समझना है, ठीक है ना? हम कल मुख गुहा के बारे में पढ़ लिए थे। यहाँ पे ध्यान से, भोजन कहाँ आया? मुख गुहा में। मुख गुहा से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत से खत्म कहानी। अब यहाँ ध्यान से देख, हम मुख गुहा के बारे में कल पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? मुख गुहा को देखे थे। मुख गुहा में क्या क्या था? हमारा दांत था ना? देखो, मुख गुहा यहाँ पर समझना, ठीक है ना? मुख गुहा को हम कितना भाग में बांटे थे? 3। इधर कर देता है, नहीं इसको हटा दे, जरूरत भी नहीं है। सब समझ चुका है, सबको समझा दिया गया है। किसी को दिक्कत हुआ तो इधर लिख देते हैं। पार्ट 4 में है, चलो डिब्बा में बंद रहेगा तो इधर बंद रहा। अब यहाँ हम मुख गुहा को देख रहे थे ना बच्चा? मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या था बताइए आप? दांत, जीभ। मुख गुहा में हम दांत के बारे में पढ़े थे, और किसके बारे में पढ़े थे? जीभ के बारे में पढ़े थे, और किसके बारे में पढ़े थे? दांत, उसके बाद जीभ, उसके बाद लार ग्रंथि। क्या बताए थे जी? लार ग्रंथि। दांत के बारे में पढ़ लिए थे ना कल? दांत के बारे में पढ़े ना? दांत कितना प्रकार के? 2। ठीक, सॉरी तो 4। मतलब ऐसे जीवन में, मनुष्य के जीवन में दांत कितने बार आता है? 2 बार आता है। तो वो जो पहला बार आता है वो क्या होता है? दूध का दांत होता है ना, पहला बार दूध का दांत। उसके बाद परमानेंट टीथ यानी अस्थायी दांत आता है। दूध का दांत की संख्या 20, अस्थायी टीथ की संख्या 32। और फिर बताया था कि 32 जो 32 दांत है वो कितना भाग में बटा रहता है? 4 भाग में। कौन कौन था? पहला इंसीजर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक।
हाँ दूसरा बोले थे केनाइन, जिसको हिंदी में क्या बोले थे, रदनक, ठीक है ना। उसके बाद बोले थे प्री मोलर, हिंदी में बोले थे अग्र चवर्णक। उसके बाद बोले थे मोलर, हिंदी में बोले थे चवर्णक। बताइए इंसीजर का कितना संख्या, 8, बहुत अच्छा। सॉरी रदनक का 4 यानी जिसको हम लोग बोल रहे हैं केनाइन। उसके बाद प्री मोलर अग्र चवर्णक का 8। उसके बाद 8 हाँ 8 था, 2 2 4 8, हाँ अच्छा 8। उसके बाद मोलर का 12, बहुत अच्छे 12। बताइएगा इंसीजर का क्या काम है, चीरना, चीरना नहीं, काटना, काटने का काम करेगा, ठीक है ना। काटना है तो इंसीजर। फिर केनाइन यानी रदनक, चीरने फाड़ने का काम करेगा। फिर हो गया जाकर अग्र चवर्णक प्री मोलर, ये क्या काम करेगा, पीसने यानी चबाने का काम करेगा, चबाने का काम करेगा। और उसी को बोल सकते हैं मोलर को, ये चबाने का काम करता है, पीसने का काम करता है, साथ में मिलाने का भी काम करता है। क्या करता है, दांत क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना सर। उसके बाद बोले थे कि दांत का जो ऊपरी परत होता है, जो हमारा दांत दिखाई दे रहा है, दांत का ऊपरी परत, सॉरी दांत किससे मिलकर बना होता है, दांत किससे, डेंटाइन, भूल गया, दांत डेंटाइन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है ना। उसके बाद बोले थे कि दांत के ऊपरी जो परत जो चमकते रहता है, जो ऊपरी परत होता है, जो ऊपरी लेयर होता है, उसको क्या बोले थे, उसको बोले थे ये क्या बोले थे, एनामेल, क्या बोले थे, एनामेल। जो और एनामेल सबसे कठोर है। तो पूछेगा मानव शरीर का सबसे कठोर अंग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, कठोर अंग, तो क्या बोलेंगे, एनामेल, जो दांत का है एनामेल, याद रखेगा, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा दिए थे ना। उसके बाद बताया भी किया था आप लोग को दंत पलक क्या होता है, दांत के ऊपर पीले पीला धब्बा बनता है, दंत पलक हो जाता है ना। और फिर दंत अस्थि क्षय बताए थे, दांत का झड़ना वो कैसे कैसे होता है, सारा चीज बता दिए थे ना, कोई दिक्कत नहीं ना, सब तक समझाए। उसके बाद फिर हम बताए थे क्या कि हमारा दांत का के परत से मिलकर बनता है, तो 3 परत से निर्माण होता है। सबसे ऊपर शिखर क्या बोले थे, सबसे ऊपर है मतलब सिर है, सबसे ऊपर माने सिर यानी क्राउन। फिर इसके नीचे होता क्या मिले, गर्दन, तो गर्दन यानी दांत का बीच वाला भाग क्या बोले थे, गर्दन, जिसको ग्रीवा भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आ, तो नीचे है तो जड़, जमीन के अंदर कुछ धंस गया तो जड़ ना होगा, इसको बोले थे रूट। और जड़ किसमें फंसा हुआ रहता है, मसूड़ा में, किसमें, यहाँ तक पढ़ा दिए थे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम आगे देखेंगे आज, यानी हम दांत के बारे में पढ़ चुके हैं, दांत के बारे में पढ़ चुका है ना। आज हम किसको पकड़ेंगे, जीभ। तो ध्यान से देख, अब सर जीभ भी तो पढ़ाई दिए, जीभ भी तो पढ़ाई दिए, तो जीभ भी पढ़ाई दिए। तो चल तो जीभों के रिवीजन करवाते हैं। जीभ है तो तुम लोग देखा कि मनुष्य का जीभ का जो अगला भाग होता है, पहले बताओ जीभ कैसी संरचना है, मांसल संरचना है, बताए थे ना। उसके बाद बोले थे कि जीभ का जो अगला भाग होता है वो स्वतंत्र होता है, देख स्वतंत्र है ना, तो आराम से इन्होंने हिल डोल रहा है। पीछे वाला जो भाग होता है, बोले थे यहाँ पर एक हड्डी होता है हायोड नाम का, उससे वो क्या चिपका हो रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो पीछे वाला स्वतंत्र नहीं होता है। उसके बाद दांत तो बोले थे कि बहुत सारा स्वाद कलियां पाई जाती है, ठीक है। जो सबसे आगे वाला जो है, इसमें कैसा स्वाद लगता है, मीठा का स्वाद लगता है। और सबसे पीछे वाला जो यहाँ पे जुड़ा रहता है, वहां पे तीखा झंझनाहट टाइप का बताया था ना। इसका जो साइड में होता है नमकीन, ये वाला भाग है ना, ये साइड वाला भाग है। तो यहाँ पे बोले थे क्या क्या, 2 चीज था, नमकीन भी था और खट्टा भी था। तो आगे वाला में नमकीन है, पीछे वाला में खट्टा, और इधर भी सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया था ना। तो जीभ में तो कुछ फालतू ही नहीं था। हाँ तो चल एक बात हम बताए थे, लाल ग्रंथि। हाँ उसके बाद हम पढ़ेंगे, नहीं इसको ही पढ़ ही चुके हैं ना रे। अब इसको पढ़ना है किसको, हम पढ़ेंगे लाल नहीं लार ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि, लार ग्रंथि के बारे में जैसा पढ़ेंगे। तो देख चल हम देख रहे हैं अभी लार ग्रंथि को। तो देखो मनुष्य में लार ग्रंथि का क्या काम है, अभी देखेंगे। पहले बताओ लार ग्रंथि कितना होता है, लार ग्रंथि होता कहाँ है। सवाल अगर आ जाएगा कि लार ग्रंथि कहाँ होता है, तो क्या बोलेंगे, भाई साहब मुख्य गुहा, यही पे मुख्य गुहा में लार ग्रंथि मुख्य में रहता है, क्या रहता है, मुख्य गुहा में रहता है। और लार ग्रंथि की संख्या कहते हैं तो 3 जोड़ी, याद रखिए कितना, 3 जोड़ी। लार ग्रंथि कितना होता है, 3 जोड़ी होता है, ठीक है ना। तो तीनों जोड़ी हमारे मुख्य में पाया जाता है, ठीक है ना। पहला क्या होता है, पहला होता है पैरोटिड, क्या होता है, पैरोटिड। दूसरा होता है सबमैंडिबुलर, और तीसरा होता है सबलिंगुअल, क्या होता है, सबलिंगुअल। ध्यान से देख, इसको 3 भाग में बांटा है ना, हो जाएगा देख कितना भाग बांटा है बच्चा, इसको 3 भाग। लार ग्रंथि बोला 3 जोड़ी होता है। पहला जो देख क्या बोले हम नाम उसका, क्या बोले, पैरोटिड, क्या बोले हैं, पैरोटिड है ना, पैरोटिड। दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबमैंडिबुलर, दूसरा होगा सबमैंडिबुलर है ना, सबमैंडिबुलर। और लास्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, सबलिंगुअल, क्या होता है, सबलिंगुअल।
लिंगुअल क्या होता है? लिंगुअल। सब लिंगुअल, ल नीचे लिख दे, ठीक है, सब लिंगुअल। कोई दिक्कत यहाँ आता है? सब लिंगुअल होता है ना। अब ध्यान से देख, पैरोटिड कहाँ पे होता है, सब मैंडिबुलर कहाँ पे होता है, सब लिंगुअल कहाँ पे होता है। तो जो ऐसे मुंह फाड़ते हैं तो यहाँ पे लिपि टाइप का टंगा हुआ रहता है ना अंदर में, तो वहीं पे ऊपर वहीं पे होता है, वही क्या है हमारा, ये पैरोटिड है। क्या है? ये पैरोटिड क्या करता है, क्योंकि लार ग्रंथि ना है तो लार निकालेगा। क्या निकालेगा? लार निकलेगा, ठीक है ना। लार समझता है ना तो लोग नहीं देखता, कभी कभी हम लोग खाते हैं तो पचाने में तो मत करबे करता है। कोई आदमी से सोया रहा था, किसी का लार टपक गया, वही हो गया लार, वो सब यही सब में से निकलता है। कहाँ से निकलता है, समझ में आ गया ना बात। तो ये पैरोटिड कहाँ पे होता है, तो बीच में जो होता है पैरोटिड हो गया। सब मैंडी, अच्छा एक चीज याद रखना, पैरोटिड जो सांप होता है ना, सांप जो जहर निकालता है वो कहाँ से निकलता है, सांप का जहर इसी से निकलता है, पैरोटिड से ही निकलता है, याद रखेगा, ठीक। सब मैंडिबुलर कहाँ पे होता है, देख यहाँ पे ऊपर में, यह नहीं भाग, यहाँ पर ऊपर में रहेगा और यहाँ पे इधर, ये दोनों साइड में इधर इधर क्या रहेगा, सब मैंडिबुलर। उसका सब लिंगुअल है ना, सब लिंगुअल इसके नीचे रहेगा, यहीं पे और यहीं पे, बस समझ में आ गया। तो सब कहाँ मिल गया हमारे, सब मैंडिबुलर। हाँ। अभी तीनों सब तीनों से क्या निकलता है, लार निकलता है ना। उस लार को क्या नाम देंगे हम, बोल। ये जो तीनों यहाँ से जो एंजाइम निकाला है, एक प्रकार का एंजाइम है, नहीं है, रस है, एंजाइम है, तो इसको बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। कौन सा एंजाइम निकालता है ये? अच्छा, एंजाइम का क्या काम है? भोजन का पाचन करना। एंजाइम का क्या काम है रे? भोजन का पाचन करना। तो टाइलिन निकालता है, साथ में एक और हार्मोन एक और एंजाइम निकालता है। वो कौन सा होता है? वो होता है एमाइलेज। कैसा होता है? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज क्या हो जाता है? एमाइलेज एंजाइम, ठीक है ना, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम हो गया। ये कहाँ से निकला? तो ये हमारा लार ग्रंथि से निकला, जो हमारे मुख गुहा में क्या करता है, निकलता है। अब हम भी बताए हैं कि भोजन का पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। ध्यान से समझना, लेकिन देखो मेन तुमको इसको ध्यान देना है, किसको? टाइलिन को। ये एमाइलेज थोड़ा बहुत निकलता है, ठीक है ना। तो मेन हमको जो ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है? टाइलिन पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब ध्यान से देखना कि हम बोले कि टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? तो इसको पढ़ना है तो इसको हटा दो, अभी इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसको बोला टाइलिन एंजाइम। क्या बोले इसको हम? एंजाइम है, नहीं है? एंजाइम है कि नहीं, बोल। और एंजाइम है, एंजाइम क्या करता है? भोजन का पाचन करता है, भोजन का, क्योंकि मुंह में निकल रहा है। हम बताए थे कि भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, तो मुंह में क्या पचता है? हम लोग भोजन करते हैं, उसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। ये किसको पचाएगा? मुंह में किसका शुरुआत होता है पाचन का? बताया नहीं था, कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो ये किसको पचाएगा? ये पचाएगा कार्बोहाइड्रेट। किसको पचाएगा? हाँ, कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। कार्बोहाइड्रेट को पचा करके बताते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा तो पूरा पचाएगा कि थोड़ा बहुत पचाएगा? जल्दी बोल। पूरा पचाएगा। कार्बोहाइड्रेट किसका पाचन करता है? देख, कार्बोहाइड्रेट हो गया ये टाइलिन। मिल गया ना दोनों? मिला कि नहीं मिला? यानी कि कार्बोहाइड्रेट और टाइलिन दोनों क्या करेगा, मिल जाएगा। जैसे हम लोग भोजन खाए तो अंदर से रस निकला, लार निकला ना, सब जब चिवा वगैरह सब सना जाता है, पूरा सना के नहीं सना, वो सना उना करके कार्बोहाइड्रेट जो था वो क्या करेगा, टाइलिन उसको पकड़ लेगा। तो कार्बोहाइड्रेट को पकड़ करके अपने साथ मिला कर किसे बदल देगा? ग्लूकोज में। किसे बदल देगा? तो ये दोनों किसे बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। किसे बदल जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट जब टाइलिन में आता है, मिलता है, तो किसे बदल जाता है? ग्लूकोज में। याद रहेगा। और याद रखना, पूरा कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ पाता है, पूरा कार्बोहाइड्रेट कुछ ही को तोड़ पाता है। हम बोले थे मुंह में पूरा पाचन होता है, पूरा पाचन तो छोटे आंत में होता है, तो यहाँ पे कुछ ही होता है। क्या होता है? बस, हाँ, थोड़ा बहुत ही होता है। तो इतना याद रहेगा। तो लार ग्रंथि के बारे में इतना ही था, ठीक है। याद हो गया, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब जरा सा ध्यान से देख, यहाँ पर तुम लोग को बताते हैं, एक चीज बताना भूल गया आप लोग को। हम यहाँ पर लार ग्रंथि के बारे में बात कर रहे थे ना, तो लार ग्रंथि बता रहे थे, दिखा तो देगा तुम में, यहाँ पर यहीं पर रहेगा, देख तब यहीं पर रहेगा, ठीक है, जहाँ पर है ना, हम बता रहे बीच में जो रहता है यहीं पर, तो यहीं पे रहता, ठीक है ना। यही क्या हमारा ब्लू वाला क्या है? लार ग्रंथि, ठीक है। ध्यान में रखना तो नहीं है। अब देख, जब मुख गुहा में भोजन तू लिया, तब भोजन मुख गुहा के बाद कहाँ आएगा? भोजन इसमें ना चला जाए, कहाँ? श्वास नली में ना चला जाए। यहाँ पर एक ढक्कन रहता है जिसको बोले थे क्या? एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस। कभी कभी आप लोग जब खाने पीना खाते रहते हैं, जल्दी जल्दी में रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बेचारा ये थोड़ा सा बंद होने में इसको समय लग जाता है, ठीक है ना। तो एक आध को दाना इसमें घुस जाता है, भोजन का तो दाना, जबकि यहाँ श्वास नली में इसको आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये गलती से आ जाएगा ना, तो गलती से आएगा तो इसको रहने देगा, यहाँ पर भगा देगा इसको मार करके। इसको मार के भगाता मतलब ऊपर फेंकने लगता, तो ऊपर फेंकेगा तो चूंकि हवा कहाँ से आता है? नाक से।
तो इसको कहाँ कहाँ से बाहर निकालेगा, नाक से निकालेगा। तो देखना कभी कभी नाक से भी एक आध दाना चावल वो निकल जाता है, कभी ऐसा हुआ तुम लोग के साथ? हाँ हुआ ना। तो वही तुम्हारा गलती से इसमें घुस गया, इसीलिए वो जिस रास्ते से आया उस रास्ते से उसको भगा देता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो जैसे ही भोजन करेगा तो ढक्कन बंद हो जाएगा, तो भोजन कहाँ आएगा, ये ग्रास नली में आएगा। तो जैसे ही ग्रास नली में आएगा तो ग्रास नली में आएगा तो ग्रास नली में भी तो कुछ होना चाहिए ना अंदर भोजन को भेजने के लिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ग्रास नली में क्या होता है, एक गति होता है। क्या होता है, एक गति। वो क्या करता है कि जो भी भोजन यहाँ पर आता है ना, तो भोजन आने पर ही ग्रास नली में एक विशेष प्रकार का गति होता है, और वो गति की वजह से ही जो हमारा भोजन होता है वो कहाँ चला आता है, अमाशय में आ जाता है। कहाँ जाता है, अमाशय। देखता है तुम लोग कभी सूत के भी खाना पीना खाते रहेगा ना, जैसे मान के चलो कि ऐसे टीवी देख रहे सूत करके, ठीक है, और अम्मी में ला के पकौड़ी उकौड़ी ला के दे दी कुछ छान उन करके, लो खा, तो देख रहा है सूते सूते चिबा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब सो के तुम खा रहा है तो रह गया इधर यहाँ अटक गया कंठवे में, बीचे में यहाँ कहीं पर अटकल है, नहीं ना, तो खाता फिर पेटे में जाता है। या फिर तो नहीं पेड़ के नीचे वैसे उल्टा लटकल है, कोई दोस्त चिप्स खिला रहा है कि ले खाओ नीचे से उल्टा करके तुमको, तो ऐसा तो नहीं कि खा रहा था फिर नीचे उल्टी बाहर आ जाएगा, भी छिटका आ जाएगा अंदर। यानी समझो कि जब भोजन ग्रास नली पहुंच गया तो उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं है, वो ग्रास नली क्या करेगा, उसको ढकेल ढकेल कहाँ कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक गति होता है। क्या होता है, ग्रास नली में जैसे भोजन प्रवेश करेगा ना, तो उसके दीवार में, ये जो ग्रास नली का जो दीवार है ना, यहाँ पर एक गति होगा। क्या होगा, गति होगा। और वो कैसा गति होगा अभी तुमको समझा देते हैं। तुम लोग कभी देखा है खेत में पानी छोटा पतला जो पाइप होता है, टंकी ऐसे जो पाइप होता है, कौन सा पाइप बोलते हैं उसको, डिलीवरी पाइप बोलते हैं, डिलीवरी पाइप जो मोटा होता है, वो पाइपों को ऐसे रखना। अब पानी अगर खत्म हो गया तो कभी तुम लोग को प्यास लगता है, तो अभी पानी पटा है खेत से, पानी बंद हो गया, पानी होगा, पैर धोना है, तो पाइपा ऐसे उठाता है, उठा के ऐसे पाइपा कैसे चापते हुए लेके जाता है, चाप के लेके जाता है, नहीं लेके जाता है। तो जैसे ऐसे जैसे चापे तो पानी आगे बढ़ा, फिर छोड़ दिए, फिर आगे चापे, फिर वहां से पानी आगे बढ़ गया। उसी प्रकार से समझना, ये क्या है, ये दीवार है किसका, इसका। भोजन मान लो यहाँ पर आया, कहाँ पर आया, यहाँ पर आया ना। तो जैसे यहाँ पर आया ना, तो यहाँ पर इसको चाप देना, ऐसे चापना है। तो जैसे ही इसको ऐसे धंसाएगा, ठीक है, ये ऐसे क्या हो गया, धंस गया। तो ये भोजन जो था कहाँ आ गया, भोजन यहाँ आ गया। तो ये चप गया ना यहाँ पर, तो जैसे चापा तो इसको बोले संकुचन। क्या बोले, संकुचन, मतलब यहाँ पे दब गया। और जैसे ही यहाँ नीचे आया थी फैल गया, इसी को बोले कुछ शीतलन। क्या बोले, शीतलन। क्या बोल दिए, शीतलन। मतलब दबेगा तो संकुचन, फैलेगा तो, यानी कि इस दीवार में वही क्रिया होता है, संकुचन का और शीतलन का, संकुचन का और शीतलन का। यानी संकुचन और शीतलन की गति के कारण ये भोजन क्या कहाँ चल जाता है, अमाशय में। तो जैसे जैसे दबते जाता था, देख अब जैसे यहाँ भोजन आया तो फिर यहाँ पर भी दबेगा, होगा ना, यहाँ पर संकुचन होगा तो फिर भोजन यहाँ आ जाएगा, अब फिर ये वाला फैल जाएगा ना, फिर यहाँ पर ये वाला आएगा तो फिर भोजन यहाँ आ जाएगा, तो फिर ये वाला फैल जाएगा, ये वाला दब जाएगा, ये वाला फैल गया। फिर जैसे ये नीचे जाएगा, फिर इसको दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो फिर नीचे फैल जाएगा, फिर वो दब जाएगा। बस समझ कि दबेगा फैलेगा, दबेगा फैलेगा, इसी को बोलते हैं संकुचन और शीतलन, संकुचन और शीतलन। और ये जो गति हो रहा है ना, इसी गति को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। कैसा गति, तो जरा सा हम क्रमाकुंचन गति के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज और यहाँ पर लिखे, एक चीज अभी बोले थे, जैसे बता भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, बता दे थोड़ा। हाँ, तो एगो नोट में याद रख लेना, तो नहीं यही पे लिखवा देते हैं। हाँ बता, भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हुआ, भोजन का पाचन मुख गुहा से, कहाँ से, यानी भोजन पाचन का शुरुआत, भोजन पाचन का शुरुआत मुख्य गुहा से होता है। कहाँ से होता है, मुख्य गुहा से होता है शुरू। तो शुरू होता है, कहाँ तक चलता है, छोटी मुख्य गुहा से शुरू होगा, देख मुख्य गुहा से शुरू हुआ, ग्रास नली में आया, अमाशय में आया, छोटी आंत में आया, फिर बड़ी आंत में गया, सुपरा खत्म, भोजन का कहानी खत्म। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो शुरुआत कहाँ से हुआ, मुख्य गुहा से हुआ। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और याद रखना, मुख्य में भी बताया था कि किसका पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। कार्बोहाइड्रेट किसका हो रहा है, पूरा हो रहा है कि अधूरा हो रहा है, अधूरा यानी कुछ ही भाग बचता, ठीक ना। तो लिखेंगे कि और यहाँ कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का
कुछ ही भाग बचता है, कुछ ये ही भाग बचता हाँ बचता है। है। याद रहेगा इतना चीज, कोई दिक्कत नहीं ना है। चल अब हम देखेंगे किसके बारे में, इसको साफ कर दें। क्रमाकुंचन गति पढ़ा रहे थे ना, यहीं पे लिखते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति किसको कहता है बताया कि नहीं बताया? क्या बोले थे, जब भोजन ग्रास नली में आता है, जब भोजन ग्रास नली में आता है यानी प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो प्रवेश करने के बाद ग्रास नली के जो दीवार होता है उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की गति होने लगती है ना। तो लिखेंगे कि जब भोजन ग्रास नली जब भोजन ग्रास नली में प्रवेश करती है, जब भोजन ग्रास नली में ग्रास नली में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तो जैसे ही प्रवेश करेगा तो ग्रास नली के दीवार में क्या होगा, एक विशेष प्रकार का गति होगा, है ना। जिस ग्रास नली में प्रवेश करती है तो ग्रास नली की दीवार में, ग्रास नली की दीवार में एक विशेष प्रकार की गति है, एक विशेष प्रकार की गति होती है, यानी गति होती है, गति होने लगती है, गति होने लगती है। और जब विशेष प्रकार की गति होगा तो भोजन को कहाँ लेके जाएगा, जो क्योंकि देखो गति कर रहा है तो भोजन को ढकेल रहा है, तो भोजन कहाँ जाएगा जल्दी बताओ। हाँ, तो भोजन को अमाशय की ओर ले जाती है। तो गति होने लगती है जो भोजन को अमाशय की ओर ले जाती है। बात समझ में आ गया। इस गति को हम क्या कहेंगे, क्रमाकुंचन गति कहेंगे। तो इसी गति को क्रमाकुंचन, नीचे दिख रहा है देखो तो लल्लू, गति दिख रहा है ना, कहते हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। अब एक चीज ध्यान में रख, आप तुमसे पूछेंगे बताओ कि मनुष्य में क्रमाकुंचन की गति आहार नाल में कहाँ होती है, तो आहार नाल का भाग है, तो आहार नाल में कहाँ हो रही है, ग्रास नली में हो रही है, फूड पाइप में एसोफेगस जिसको बोल रहे हैं। फिर तो पूछेंगे बताओ कि मनुष्य के मुख गुहा में कितना चीज पाया जाता है, तो 3 चीज है ना, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। फिर बोलेंगे लार ग्रंथि कितना जोड़ी पाया जाता है, 3 जोड़ी पाया जाता है, कोई दिक्कत है। फिर बोलेंगे बताओ कि लार ग्रंथि से बोलेंगे कि बताओ कि मनुष्य में लार कहाँ से स्रावित होता है, यानी टाइलिन, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, टाइलिन। तो टाइलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो तुम कहेगा सर लार ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी मुख गुहा से होता है। अगर ऐसे भी जवाब देगा टाइलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो सर मुख गुहा से। तो मुख गुहा में कहाँ से, लार ग्रंथि से। बात समझ में आ रहा है। लार ग्रंथि क्या था, 3 था, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और टाइलिन किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पूरा करता है कि थोड़ा अधूरा करता है, अधूरा नहीं, कुछ भाग को करता है। भोजन का शुरुआत कहाँ से होता है, मुख गुहा से होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया है। चल अब इसको जगह भी तो नहीं है, इसको उतारो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। क्रमाकुंचन गति पढ़ लिया ना। अब अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। भोजन देख, भोजन यहाँ से मुख गुहा में गया, मुख गुहा के पास ग्रास नली में आया, तो ग्रास नली के बारे में देख ही लिए है, कैसे भोजन आ रहा है, ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंच रहा है, अब अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप लोग को थोड़ा अगर समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए क्लास कैसा लग रहा है, और शेयर जरूर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते। चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब बता, सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, मुख गुहा में। मुख गुहा के बारे में पढ़ चुके हम लोग। भोजन सबसे पहले मुख गुहा में जाएगा। मुख गुहा के बाद कहाँ जाएगा, ग्रास नली जाएगा, ग्रास नली से फिर कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा ना। और हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अमाशय के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमैक। क्या बोलते हैं, स्टोमैक, ठीक है। अब ध्यान से तुमको समझना है स्टोमैक को, ठीक है ना। यहाँ देखो, अमाशय यही ना है, अमाशय को हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। देख,
दिखाई दिया। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे कार्डियक, है ना। नाम थोड़ा अजीब है, आप लोग को बोलना है, बोलिएगा 2-3 बार बोलेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला भाग क्या हो गया? कार्डियक। कोई दिक्कत? चल, इसके बाद हम इसका दूसरा भाग देखेंगे, ठीक है ना। इसका दूसरा भाग को बोलते हैं फुंडिक। क्या बोलते हैं? फुंडिक, है ना। दूसरा का भाग क्या हो गया? बुल्लू से लिख रहा है ना, फुंडिक। फुंडिक, ठीक है। इंग्लिश से बोलते हैं फुंडिक पार्ट, इसको इंग्लिश से बोलते हैं कार्डियक पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा नंबर में आता है वो होता है, देख ई वाला कहाँ गया, ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग, इसको बोलते हैं पाइरोलिक। क्या बोलते हैं? पाइरोलिक। पाइलोरिक है, पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइरोलिक नहीं, पाइलोरिक। पाइलोरिक, हाँ, पाइलोरिक पार्ट इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख अमाशय में कितना भाग बांटे हैं? 3। पहला कार्डियक, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइरोलिक, है ना। तीसरा पहला कार्डियक, दूसरा फुंडिक, तीसरा याद रहेगा। हाँ, नाम बोलना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये जो अमाशय है ना, तो अमाशय की दीवार, इस साइड से क्या है, दीवार है ना रे। अमाशय की दीवार में एक कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है, जिसको बोलते हैं एपिथीलियम की कोशिका। कैसा कोशिका होता है? एपिथीलियम। कोशिका का नाम क्या है? हाँ, यहाँ पे हमको लिखना है कि अमाशय, है ना। क्या हो जाएगा? अमाशय ना, अमाशय की दीवार में, ठीक है। अमाशय की दीवार में कौन सा कोशिका पाया जाता है? जल्दी बता। एपिथीलियम। एपिथीलियम कोशिका। एपिथीलियम कोशिका पाई जाती है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जो एपिथीलियम कोशिका है, एपिथीलियम कोशिका जो है वो दीवार में किस तरीके से रहता है, देखो। वो बताते हैं तुमको। जैसे जमीन पे आप लोग बांस गाड़ते हैं ना रे, झंडा उंडा लगाने के, किस लगाने के, जैसे सीधे गाड़ते हैं, स्तंभाकार गाड़ते हैं, नहीं गाड़ते हैं। उसी प्रकार से जो अमाशय होता है, अमाशय के मैसेज आया, अमाशय के दीवार में, अमाशय के जो अमाशय का दीवार है ना, ये दीवार में ऐसे ऐसे एकदम गड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? एकदम खड़ा स्तंभाकार रूप में क्या रहता है? गड़ा हुआ रहता है। कौन? एपिथीलियम कोशिका। इसलिए इसका नाम रख दिया स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिका। एकदम स्तंभ के जैसा गड़ा हुआ रहता है ना, इसको क्या बोलेंगे? स्तंभाकार एपिथीलियम, स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिका। अभी देखेंगे कि स्तंभाकार एपिथीलियम जो कोशिका होता है वो कितना प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो देख ध्यान से समझना है कि 3 प्रकार का रहेगा, ठीक। पहला जो हमारा होता है वो होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस या श्लेष्मा की कोशिका। क्या लिखेंगे इसको? म्यूकस। म्यूकस आधा का है ना, म्यूकस। म्यूकस या श्लेष्मा की कोशिका। म्यूकस या श्लेष्मा कोशिका, है ना, की कोशिका, ठीक है। और दूसरा म्यूकस या श्लेष्मा की कोशिका। उसके बाद दूसरा हो जाएगा अमलजन। क्या हो जाएगा? अमलजन या भीतीय कोशिका। हाँ, या फिर इसको बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, भीतीय बोले ना, भीतीय या अमलजन की कोशिका। भीतीय या अमलजन की कोशिका। तीसरा क्या है? मुख्य जाइमोजियम। हाँ, तीसरा नंबर में जो हमारा होता है वो होता है मुख या जाइमोजियम। मुख या जाइमोजिन। मुख या जाइमोजिन कोशिका। जाइमोजिन कोशिका, ठीक है ना। मुख या जाइमोजिन कोशिका, ठीक है। तो ध्यान से देखो नाम थोड़ा अजीब है, इस चलते हम क्या बोल रहे हैं, बोलना है साथ साथ, ठीक है ना। जो अमाशय की दीवार में क्या पाया जा रहा था, जल्दी बताओ। कोशिका। एक कोशिका पाया जा रहा था, कैसा? स्तंभ के रूप में गड़ा हुआ, स्तंभ के रूप में, हाँ, जैसे बांस गड़ा हुआ रहता है उसी प्रकार से, इसीलिए इसको बोले स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। यानी पूछेगा कि अमाशय की दीवार में कौन सा कोशिका पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। फिर बोलेगा स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका किस प्रकार के रहता है?
आ गया। चलो तो क्या बोल रहे थे, पूछेगा आपसे स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका कितने प्रकार से मिलकर बनाओ। देख, म्यूकस या श्लेष्मा की कोशिका, दूसरा है हमारा भीतीय या अमलजन की कोशिका, और तीसरा क्या मुख्य या जाइमोजिन, मुख्य या जाइमोजिन की कोशिका। ठीक है ना। अब ध्यान से समझना तो निकल, ये तीनों मिल करके एक ग्रंथि का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? ग्रंथि का, जिसको हम क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं जी? जठर ग्रंथि, है ना। कौन सा ग्रंथि जी? जठर ग्रंथि। और यही जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? रस निकलेगा। क्या निकलेगा? रस, यानी एंजाइम। क्या निकलेगा? तो जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलेगा? जठर रस निकलेगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जठर रस को क्या बोलेंगे? जठर रस बोलते हैं। तो ध्यान से समझना है, ये तीनों मिलकर रस निकालेगा ना। तीनों मिलकर क्या निकालेगा? रस निकालेगा, जिसको बोले हम जठर रस। कौन सा रस? जठर रस। कोई दिक्कत है? बोलो नहीं ना। अब समझना है, ये तीनों कोशिका कुछ ना कुछ स्रावित करेगा। तीनों कोशिका कुछ ना कुछ क्या करेगा? स्रावित करेगा। ये तीनों जो मिलकर जो तीनों जो निकाला ना हर चीज को, वो पूरा कौन क्या बोलते हैं? जठर रस। क्योंकि जठर रस यहीं से निकल जाएगा, सबसे निकलेगा। लेकिन तीनों अलग नहीं निकालेगा ना, ये कुछ और निकालेगा, ये कुछ और निकालेगा, ये कुछ और निकालेगा। तो हम देखते हैं म्यूकस या श्लेष्मा कोशिका से क्या निकलता है? देखते हैं, म्यूकस से म्यूकस ही निकलेगा। क्या निकलेगा? म्यूकस से म्यूकस निकलेगा। क्या निकलेगा? म्यूकस। चला ना कि फिर से बंद हो गया? हाँ, म्यूकस। उसके बाद भीतीय या अमलजन कोशिका, इससे क्या निकलेगा सर? तो इससे निकलेगा HCl। क्या निकलेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देख, अम्ल आ रहा है ना अंतिम में, तो यहाँ भी अम्ल है ना, अमलजम। अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अम्ल निकलेगा। अम्ल से अम्ल ही निकलेगा। उसको ध्यान देख, फिर इससे क्या निकलेगा? क्या है? मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। हाँ, इससे निकलता है क्या? इससे निकलता है हमारा पेप्सिनोजन। क्या निकलता है? पेप्सिनोजन। क्या निकलता है? हाँ, पेप्सिनोजन। ठीक है ना। और पेप्सिनोजन कैसा निकलता है? निष्क्रिय। कैसा निकलता है? ये निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन। निष्क्रिय पेप्सिनोजन। और साथ में एक और निकलता है, क्या? रेनिन। ठीक है ना। अब बताएंगे रेनिन क्या करता है। निकलता है साथ में रेनिन। क्या निकलता है? रेनिन। ठीक है ना। अब तुमको ध्यान से देना। ठीक है ना। तुमको एकदम ध्यान से क्या करना है? हाँ, यहाँ पे समझो, म्यूकस और म्यूकस कहाँ से निकला? पूछेगा म्यूकस कहाँ से निकलेगा? तो म्यूकस कोशिका से निकलेगा। HCl कहाँ से निकलेगा? अमलजन कोशिका से निकलेगा, जिसको भीतीय कोशिका बोल रहे हैं। फिर बोलेगा निष्क्रिय पेप्सिनोजन कहाँ से निकलेगा? तो जाइमोजिन या फिर मुख्य कोशिका से निकलेगा। कोई दिक्कत है? या फिर रेनिन पूछेगा तो रेनिन कहाँ से निकलेगा? यहीं से निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? ये सब एक प्रकार से उससे रस निकल रहा है ना। तो देख, यहाँ पे जठर रस बता दिए हैं, चल नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी से निकल रहा है ना सब। तो यहीं पर हम बोल देते हैं क्या, ये सब ये भी देख, सब एक प्रकार से जो एंजाइम निकाला, ये पूरा को क्या बोल देना? जठर रस। हाँ, इसी को बोलना जठर रस। ठीक है, जठर रस ऊपर में लिख दिया था पहले हम, जठर रस हो गया। समझ आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। अब तुम ध्यान से समझना। अब हम तुमसे पूछेंगे, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि मनुष्य में जठर रस कहाँ से निकलता है, तो कुछ कहेंगे अमाशय। सब अमाशय के पाठ है। जठर रस कहाँ से निकल रहा है? अमाशय से निकल रहा है। उसके बाद बोलेगा कि बताइए स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। उसके बाद हम पूछेंगे बताइए कि HCl कहाँ स्रावित होता है? खाली HCl स्पेशल HCl कहाँ स्रावित होता है? अमाशय। इसी में से निकल रहा है ना, अमाशय। फिर बोलेंगे म्यूकस कहाँ स्रावित होता है? तो अमाशय। बोलेंगे बताओ निष्क्रिय पेप्सिनोजन और रेनिन कहाँ निकलता है? अमाशय। उसके बाद बोलेंगे हम क्या, जितना भी यहाँ पे घटना हो रहा है वो सब कहाँ हो रहा है? अमाशय। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। तो जैसे पूछे जठर रस पूछे, HCl पूछे, म्यूकस पूछे, सब अमाशय का ही अंग है। तो सब कहाँ से स्रावित होगा, कहाँ से निकलेगा? अमाशय में ही पाया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आपको? चलो आप देखेंगे हम किसके लिए। अब हम एक एक करके सबका काम देखेंगे। क्या देखेंगे कि म्यूकस है, क्या है म्यूकस है, तो म्यूकस क्या करता है, HCl है, ये क्या करता है, और ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन क्या करता है।
वहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ गया ना अच्छे से? चलो अब हम देखेंगे किसको, HCl के बारे में। जैसे पहले हम HCl के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम बताएंगे उसको पेप्सिनोजन के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे म्यूकस के बारे में। ठीक है, एक एक करके पढ़ो आराम से, एकदम समझ में आएगा बढ़िया से, मजा भी आएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझना है। और आप लोग थोड़ा शेयर पर ध्यान दीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए तो किसको देखना, हम किसको बारे में देखेंगे अब? HCl के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? चलो तो हम HCl के बारे में देख रहे हैं। HCl है ना, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखना है कि HCl क्या करता है, तो ध्यान से समझना। हम लोग खाने पीना खाते हैं ना, तो खाना पीना हम लोग खाते हैं, तो चूंकि देखो HCl बहुत खतरनाक चीज है ना। ये क्या करता है, सड़ा सबको एकदम गला उला देता है, जहाँ पे भी गिरेगा। ठीक है ना, हाथ पे गिरा देगा ना, सब जेल उल जाएगा। समझ रहा है, बहुत खतरनाक चीज है। ये हमारे पेट में निकल रहा है, हमारे पेट में निकल रहा है, तो हमारे पेट में क्यों नहीं नुकसान हो रहा है, तभी सब बताएंगे। ठीक है, HCl क्या करता है, ये बेसिकली बैक्टीरिया कीटाणु जितना रहेगा ना, सबको मारने का काम करेगा। क्या करेगा? मारने का काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए आप कुछ खाए, ठीक है, कुछ खाना पीना खाते हैं ना, तो खाना पीना खाते हैं तो एकदम शुद्ध खाना खाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जीवाणु जाता है ना हमारे भोजन के साथ अंदर में, बैक्टीरिया जीवाणु जब तुम खा रहा है तो बैक्टीरिया जीवाणु क्या सोच रहा है कि चलो अंदर जाएंगे, इसको बीमार करेंगे, पूरा खुश है एकदम मूड में आज कि आज बीमार करेंगे। अब उसको नहीं पता कि अंदर में बैठे ला कौन HCl, नीचे जाएंगे तो हमको तो ऐसे ही खा जाएगा, अपनी ये खदोड़ा है, अपने खुद हमको खा जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही आप भोजन खाते हैं, क्या करते हैं, भोजन तो खाते हैं। अब भोजन में जो भी विषाणु बैक्टीरिया कीटाणु हमारे अंदर जाता है कहाँ, पेट में, अमाशय के पास, तो ये HCl क्या करता है, ये क्या करता है, ये उसको क्या करता है, सबको मार देता है। क्या करता है, सबको भक्षक कर लेता है, मतलब खा जाता है, उसको नष्ट कर देता है, नष्ट नाबूद कर देता है। ठीक है ना, तो HCl का क्या काम है, इसका काम है कि भोजन में आए हुए कीटाणु विषाणु और बैक्टीरिया को क्या कर देना, नष्ट कर देना। क्या कर देना, नष्ट कर देना। तो लिखे इसका काम, तो बोलिए, बोलना है आपको, इसका काम है ना, क्लासे में एकदम याद कर लेना। ठीक है ना, घरे के झमेला नहीं, बस घरे खाली देखना है एक बार, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है ना, इसका काम है भोजन में क्या, भोजन में आए हुए, है ना, भोजन में आए हुए जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है ना, विषाणु जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायरस, है ना, विषाणु, और क्या होता है, कीटाणु भी हो सकता है, कीटाणु, जितना भी सब जाएगा सबको क्या कर रहा है, कीटाणु को क्या कर देता है, नष्ट करता है, नहीं कि मार देता है ना, सबको क्या कर देता है, मार देता है। जितना भी जाएगा सबको क्या करेगा, ये मारेगा। अब ध्यान से समझो, तभी क्या किया, तुम जो भी चीज खाया ना रे, तो खाना जो भी खाया था, खाने का जो बैक्टीरिया था, जो विषाणु था, जो कीटाणु, सबको क्या कर दिया, HCl मार दिया ना। अब मारने के बाद अब क्या होगा, तो खाना तुम खाया था तो ओकरा में ये बैक्टीरिया को मार दिया, तो खाना को पचना चाहिए ना, तो पचाने में तो सब हेल्प कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये भी हेल्प करेगा अपना। तो ये क्या है, निष्क्रिय है। क्या है, निष्क्रिय में सूता हुआ है। HCl इसको जाएगा 2 थप्पड़ लगाएगा, क्या करेगा, 2 थप्पड़ लगाएगा, इसको निष्क्रिय बोलेगा उठो। हम यहाँ पगला कहेंगे, हम यहाँ सबको पूरा मार उठ के बराबर कर दें, तो सुतले अभी तक हम काम कर रहे हैं तो सुता रहेगा, उठ। जैसे मान के चल के, तो जैसे ही इसको 2 थप्पड़ लगाएगा तो ये हो जाएगा सक्रिय। कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सक्रिय। सक्रिय समझता है, जैसे समझ सक्रिय का मतलब, जैसे मान के चलेगा तुम लोग सुता हुआ है, आराम से मुंह बंद करके सुतल है, निष्क्रिय है, हिलो नहीं कर रहा, गया एक बाल्टी पानी उछल दिया तोरा पर, जैसे एक बाल्टी पानी उछलेगा तो तुम क्या करना, छटपटा गया एकदम, कौन है रे बन होगा ऐसा, तो तुम मतलब क्या हो गया, तुम सक्रिय हो गया नहीं, या फिर अचानक सुतल है, चोर हल्ला हो गया, तो कैसे उठता है, वहां चौकर लगता है, कर लगता है ना, तो तुम एक्टिव हो गया, तुम सक्रिय हो गया। तो वैसे ही सुतल है, तो ऐसे क्या कर जाएगा, 2 थप्पड़ मारेगा उसको, जैसे 2 थप्पड़ लगाएगा तो क्या होगा, सक्रिय हो जाएगा। और सक्रिय हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये भी खाना पचाएगा। तो ये खाने में किसको पचाएगा, तो ये पचाएगा प्रोटीन को। किसको पचाएगा, प्रोटीन। देखिए याद रखना, अगर कभी कंफ्यूजन हो कि प्रोटीन को पचाएगा कि वसा को पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, क्योंकि भोजन में तो तीनों है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, तो सबको तो अलग अलग पचाता है। कार्बोहाइड्रेट को तो टाइलिन पचा ही रहा था ऊपर, जो थोड़ा बहुत बचा को तो नीचे ही पचाएगा, कौन पचाएगा बताएंगे। तो ये किसको पचाएगा, प्रोटीन को। देख, प से पेप्सिनोजन और प से प्रोटीन, पास है पेप्सिनोजन, पास है तो पेप्सिनोजन किसको पचाएगा, प्रोटीन को पचाएगा। नहीं, प्रोटीन को भोजन में खोजेगा, खोज के उसको भर मतलब धोएगा, ठीक है ना, फुटबॉल की तरह नहीं, कपड़ा की तरह, फुटबॉल तो खेलते हैं ना, तो वो पेप्सिनोजन क्या करेगा, आएगा और उसको क्या कर देगा, HCl उसको सक्रिय कर देगा। क्या कर देगा, हाँ, तो यहाँ सुनो, हम निष्क्रिय पेप्सिनोजन जो हम यहाँ पर बताया तुमको, निष्क्रिय ना था, निष्क्रिय पेप्सिनोजन
नोजन, है ना। देखो जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन था HCl उसको क्या कर दिया, सक्रिय कर दिया। क्या कर दिया, तो लिखेंगे HCl इसे सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। तो HCl था, प्यास उसको तो थप्पड़ है। HCl इसे बहुत प्यास लग रहा है। सक्रिय पेप्सिन, है ना, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। अब देख, अब जैसे सुतल था और जैसे ही उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलेगा क्या करेगा, तो एकदम एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिव हो जाएगा ना तो खोजेगा करने का मार के एकदम उड़ा देगा ना। खोजेगा किसको, जल्दी बोलो किसको खोजेगा, प्रोटीन को खोजेगा भाई मेरे, प्रोटीन को खोजेगा। किसको खोजेगा, अब प्रोटीन में कौन आ गया, प्रोटीन में कौन आ गया, जल्दी बोलो, पेप्सिन। और इसको निष्क्रिय था, सक्रिय पेप्सिन में बदला रहा है, तो कौन आ गया, पेप्सिन आ गया। अब इसको पकड़ा गया, चोर पकड़ा चुका। ठीक है ना, चोर पकड़ाता तो क्या होता है, मतलब रोल खेला जाता है पटक पटक के, नहीं रहे। तो ये प्रोटीन और पेप्सिन दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और दोनों मिलकर जैसी पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को किसे बदल देगा, जैसी पेप्सिन आएगा प्रोटीन के पास तो ये पेप्सिन प्रोटीन को बदल देगा पेप्टोन में। किसे बदल देगा, पेप्टोन में। ये किसे बदल जाएगा, पेप्टोन, है ना, पेप्टोन में बदल देगा। किसे बदल देगा, पेप्टोन में बदल देता है। हाँ, पेप्टोन में बदल देता है, बदलेगा, लो लिख देता है, याद रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। आप पेप्टोन में बदला गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहीं पर एक और बता है, ये तो पेप्सिनोजन का काम था। ये क्या है, ये क्या करेगा, ये भी किसी का पाचन करेगा ना। तो रेनिन पाचन करता है, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का क्या नाम होता है, केसिन। क्या बोलते हैं उसको, केसिन। तो वो दूध में जो केसिन पाया जाता है ना, उसको पचाता है। किसका पचाता है, तो हाँ, दूध में जो प्रोटीन होता है। तब पूछेगा दूध में कैसा प्रोटीन पाया जाता है, क्या बोला, केसिन। कौन सा, केसिन। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। वहाँ पे पता चलेगा क्या, वहाँ पर जठरस, यहाँ जठरस। अच्छा सुनो ना, यहीं पर लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं है, ऊपर लिख दें, ऊपर से लिखते आएंगे, यहाँ से छेद देते हैं, बता देंगे, समझा देंगे फिर तुम्हें हम। यहाँ देखो, तो दूध में क्या था रे, दूध में प्रोटीन था। तो दूध प्रोटीन, अच्छा लिखा है, दूध प्रोटीन और प्रोटीन का क्या नाम है, हाँ, केसन नहीं, केसिन। क्या नाम है, केसिन। दूध प्रोटीन केसिन को कौन पचाएगा, रेनिन पचाएगा। केसिन को रेनिन क्या करता है, रेनिन पचाता है। कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब देख, समझना ध्यान से, अब बताना कि कैसे पचाता। देखो बच्चे लोग को भी देखा है, दूध पीता है नहीं पीता है, तो बच्चे लोग ज्यादा दूध पीता है, तो दूध पिएगा, आप कभी कभी देखता है दूध पीते 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 ओक देता है, नहीं उल्टी कर देता है। तो जैसे पीता है उसमें निकलता है दूध, और निकलता है जो भी हल्का लगा फटा फटा दूध निकलता है, नहीं फटा फटा निकलता है ना रे, और खट्टा भी एकदम महकता है, महकता नहीं महकता है। तो क्या हो गया, पचा दिया गया। जैसे वो अंदर लिया ना उसको, तो रेनिन क्या किया, फट से उसको क्या कर दिया, रेनिन जो इस दूध में जो केसिन प्रोटीन था उसको पचा दिया, पचा के उसको फाड़ दिया, फाड़ के उसको दही में बदल दिया, दही टाइप का कर दिया। यानी कि वो पच चुका है, जो दूध निकला ना फटा फटा, वो समझे कि वो पच चुका है। उसमें जो प्रोटीन था ना केसिन, वो क्या हो गया, उसका पाचन हो गया है। समझ में आ रहा है बात को। चूंकि देख एकरा में क्या होता है, अम्ल सब होता है ना, चूंकि अम्ल खट्टा होता है इसीलिए वो खट्टा लगता है। बात समझ में आ रहा है, तो रेनिन के लिए कोई दिक्कत नहीं आता। अब ध्यान से समझना, अब हम आते हैं किसकी बात करेंगे, म्यूकस की। किसकी, सही कहेगा सर, म्यूकस का क्या काम है। तो देखो, तुम देख रहा है कि जितना भी HCl जो निकल रहा है कितना खतरनाक है, बैक्टीरिया को मार रहा है कि नहीं मार रहा है। तो जब ये बैक्टीरिया को मार रहा है तो हमारे आमाशय की दीवार को भी मार सकता है, नहीं मार सकता है, क्योंकि उसके पास ताकत उतना सारा है। तो कोई तो होना चाहिए ना जो इस दीवार को इससे बचाए। कि जो बदमाश इंसान HCl बैठा हुआ, इसे तो कोई बचाने वाला चाहिए ना। तो इसको से बचाने वाला कौन है हमको, म्यूकस। कहता है कि ये म्यूकस जो है ना बॉडीगार्ड के काम करता है, अंगरक्षक के काम करता है। जैसे कैसे कोई घर के बाहर का बॉडीगार्ड रहता है ना रे, कि कोई अंदर से चोर चोटा नहीं घुस सके, हमारे घर में डकैती नहीं हो जाए, तो इसको इस दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसके लिए बॉडीगार्ड का काम कौन करता है, म्यूकस। तो म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस HCl और साथ में HCl के अलावा एक में और भी रस निकल रहा है, यानी इसको जठर रस ही बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। HCl, हाँ, HCl एवं जठर रस को क्या करेगा, जठर रस से ही मदद करेगा। क्या करेगा, बचाने का, आमाशय की दीवार को क्या करता है, बचाने का काम करता है। यहाँ पे लिखेंगे कि HCl एवं
जठर रस से क्या करेगा ये? अमाशय की दीवार को रक्षा प्रदान करेगा। रक्षा करेगा ना। बॉडीगार्ड का काम क्या है? रक्षा करना। अच्छा बॉडीगार्ड का काम होता है रक्षा रक्षा करना। करना। तो लिखेंगे कि HCl एवं साथ में और क्या है? जठर रस। सब जठर जठर रस। रस। और भी जठर रस निकल रहा है ना, देख ये भी तो निकल रहा है। तो इस सबको हम इसको जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर रस। जठर रस HCl एवं जठर रस से क्या करेगा? अमाशय के दीवार को जठर रस से अच्छा करेगा अमाशय की हाँ। दीवार को अमाशय की दीवार की रक्षा करता है। क्या करता है? दीवार से रक्षा करता दीवार की रक्षा करता है। है। अब म्यूकस का काम समझ में आ गया कि नहीं? पहले बताओ। हैं? अब ध्यान से समझना। म्यूकस समझ में आ चुका है। हम इस म्यूकस के बारे में बता दिए। अम्लजन कोश के यानी कि सॉरी म्यूकस बता दिए, HCl बता दिए और निष्क्रिय पेप्सिनोजन बता दिए। चल एक नजर में फट से देखेंगे। म्यूकस क्या करता है? HCl और जठर रस से हमारे अमाशय की दीवार को सहायता प्रदान करता है, यानी सहायता देता है। HCl क्या करता है? भोजन में आए हुए बैक्टीरिया, विषाणु, कीटाणु को मारने का काम करता है। उसको पकड़ के धोने का काम करता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन क्या करता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन जो है HCl के द्वारा सक्रिय कर दिया जाता है और सक्रिय कर करके जो है वो क्या करता है? प्रोटीन को पचा देता है। प्रोटीन को बदल देता है। किसमें? प्रोटीन को तोड़ता है और प्रोटीन को तोड़ के किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। और उसके बाद रेनिन क्या करता है? तो दूध में एक प्रोटीन होता है केसिन, जिसको पचाने का काम करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। और लोग क्या है? चल आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि देख कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई आदमी बहुत दिन तक भूखे प्यासे रह जाता है, मतलब वो खाना नहीं खा रहा है। क्या कर रहा है? खाना नहीं खा रहा है। जब आप खाना नहीं खाइएगा तो क्या होगा? कमजोर खाना तो बीमार तो कर पड़िएगा। खाना नहीं खाइएगा लेकिन आपके शरीर में ये HCl जो है और ये जो पेप्सिनोजन जो है, ये HCl तो निकल ही रहा है। हम खाना नहीं खा रहे हैं पर HCl निकल रहा है ना। अमाशय की दीवार में HCl निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और जब HCl निकलते रहेगा तो इस साथ में एक थपेबे करेगा, दो थप्पड़ लगे ही रहेगा। कहेगा तू भी उठ, तू भी उठ, तू भी उठ, तो ये भी उठेगा। यानी ये दोनों तो हरकत, ये दोनों तो निकलते रहेगा। तुम खाना नहीं दे रहा लेकिन तो निकल रहा है। और जब इसको भोजन जब नहीं मिला, मारने होने के लिए नहीं मिलेगा, है ना, जैसे भूखा शेर भूखा शेर के पिंजरा से बाहर निकाल उसको, ठीक ना। अब उसको अगर नहीं मिले खाने के लिए तो एकदम कैसे करता है? एकदम बखुलाता नहीं है, जन्ने मन तने पूरा कूदे खाने लगता है। वैसे जब इतना ज्यादा निकलेगा कुछ इसको मिलवे नहीं करेगा। तो नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? जो अमाशय की दीवार है ना, तो अमाशय की दीवार पे बॉडीगार्ड कौन है? म्यूकस। ये म्यूकस से मारा पीटी करने लगेगा, ठीक है, मार धार एक्शन से भरपूर चलेगा इधर। अब बेचारा अगर म्यूकस बरियार रहा तब तो थोड़ा बचेले रहेगा, इसको बचा के रखेगा। लेकिन जैसे ही बेचारा ये कमजोर पड़ गया, अब जैसे जिसका संख्या ज्यादा रहेगा वही जीतेगा। तो धीरे धीरे तो ये बढ़ रहा है, ये तो फिक्स है। तो ये बढ़ते मार के इसको धो देगा म्यूकस को। और जैसे ही म्यूकस धोआया तब तोरो धो देगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो जैसे ही धोआएगा ना तो ये बेचारा म्यूकस क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, नुकसान हो जाता है इसका। अब म्यूकस जैसे क्षतिग्रस्त होगा तो ये दीवार जो है ना, अमाशय की दीवार, ये HCl और जठर रस सब मिल करके क्या करेगा ना, इसको नुकसान पहुंचा देगा। यानी कि एकदम घाव टाइप के बना देगा। क्या कर देगा? एक घाव बना देगा। और उसी घाव को क्या बोलते हैं? उसी घाव को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। समझ में आ गया? चल, तो अमाशय की दीवार में घाव हो गया ना, तो अमाशय की दीवार में जो घाव, तो बोलेंगे अमाशय की दीवार में होने वाले घाव को क्या कहते हैं? पूछ देगा सवाल कि अमाशय की दीवार में होने वाले घाव को क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो चलो वही लिखेंगे अभी। अमाशय दीवार को, अमाशय की दीवार में, अमाशय की दीवार में घाव हो रहा था ना, होने वाली घाव को, ये घाव कैसे हो रहा बता दिए ना। होने वाले घाव को क्या कहते हैं बच्चा? अक्सर इस दुनिया में पेप्टिक अल्सर बच्चा, अल्सर अक्सर नहीं बोलना, ठीक है। अल्सर, पेप्टिक अल्सर, क्या पेप्टिक अल्सर कहते हैं या कहा जाता है? पेप्टिक अल्सर कहते हैं या कहा जाता है, कुछ लिख देना, सब सही है। अब ध्यान से समझना है। चला जी, यहाँ तक पहले बता, समझने में दिक्कत है तो पहले बोलो। नहीं ना दिक्कत है, चल आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे चलेंगे, ये तो समझ में आ गया। अब आप बताइए कि सर भोजन क्या? भोजन मुख्य गुहा से स्टार्ट हुआ था, ग्रास नली में आया था, अमाशय में जा रहा है, फिर छोटी आंत में जा रहा है, फिर बड़ी आंत में जा रहा है। जब बोलने में हम थक रहे हैं तो भोजन जाए में नहीं थकेगा रे? बोलो, थकेगा कि नहीं थकेगा?
आराम चाहिए ना उसको, जैसे हमारा मुंह दर्द कर रहा है बकते बकते, तो हमको रेस्ट चाहिए। हाँ। तो ये भोजन भी बेचारा घूम रहा है यहाँ करा कि हमको घुमैले यार सब, कभी इन्हें जाता तो ये पिटता है, उन्हें जाता तो वो पिटता है, तो ये थकेगा ना रे, थकेगा। तो थकेगा तो इसको आराम चाहिए। क्या चाहिए? आराम। आराम चाहिए। तो ये आराम कहाँ करेगा? तो जैसे कि यात्री ट्रेन में यात्री चलते हैं तो स्टेशन पर एगो यात्री के लिए बनाया हुआ रहता है ना, बैठ के आराम करने के लिए। तो एक होल्ड यही हवा, ये अमाशय, अमाशय में 1 घंटा तक बैठता बा, 3 से 4 घंटा, 1 घंटा 3 से 4 घंटा आके मस्त आराम करेगा। अब पूरा बढ़िया से एकदम कोशिश करेगा कि 5 चीज होता नहीं एक में, ठीक है ना। तो ना हमारे पेट में भोजन रहता है, तो ना पेट फटाक से फूला रहता है, और जैसे भूख लगता है पेट सटक जाता है, नहीं मतलब भूख लग लो यार पेट सटक लो, ठीक। तो भोजन मुख गुहा से चला, ग्रास में से होते हुए ये आता है, तो आते आते बेचारा थक जाता है। तो भोजन क्या करता है? आराम करता है, करता नहीं करता है? कहाँ करता है? अमाशय में। कहाँ करता है? अमाशय लिखेंगे भोजन अमाशय में। आराम करता है। हाँ, भोजन अमाशय में आराम करता हाँ है। भोजन अमाशय में आराम। कितना? 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा। हाँ, 3 से 4 घंटा 4 घंटा तक क्या करता है? आराम करता है। आराम करता है। करता नहीं, तब बोलता नहीं है कि खाना 4 घंटा पच जाता है, तो वही आराम का तो वही काम हो रहा है यहाँ पर। बात समझ में आ गया? 3 से 4 घंटा क्या करता है ये बचवा? आराम करता है। अब ध्यान से समझ कि हम लोग जो भोजन खाते हैं ना, हम लोग जो भोजन खाते हैं, अब भोजन खाने के बाद कभी कभी हम लोग उल्टी करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो कैसा भोजन निकलता है? जैसा खाता वैसे निकलता है कि कुछ अलग टाइप से निकलता है? अलग टाइप से निकलता है, पूरा घुलाया हुआ निकलता है एकदम। तो कहाँ से निकलता है? तो यहीं से निकलता है। ऐसा नहीं समझना कि कंठे में अटकल था फेंक दिए। तो देखो कभी कभी होता है ना कि जैसे कंठ में क्या अटक गया तो फेंकते था, वैसे निकल जाता है, क्योंकि वो नीचे गेबे नहीं किया। क्योंकि ग्रास में लिए भोजन जैसे आएगा वो फिर बाहर नहीं निकलेगा, कहाँ चल जाएगा? और अगर फिर नीचे आ गया तो फिर यहाँ से जो भोजन जाएगा वो जाएगा उल्टी जैसे करते हैं, जैसे निकलता है पूरा घुराया हुआ उस तरीके से निकलेगा। तो वो जो घुराया हुआ निकलता है ना, निकलता है ना, तो देखा पर जैसे खाया चावल रोटी सब ठूस लिया, बढ़िया बढ़िया लेग पीस डाल दिया मुंह में, अब उल्टी कर दिया, ज्यादा खा लिया तो ठूस के खा लिया, उल्टी कर दिया। उल्टी कर दिया तो उल्टी करने पर जैसे जैसे खा रहा था लेग पीस निकला रे, नहीं ना निकला, पूरा घुरा उरा के निकला है। तो उसको बोलते हैं काइन। क्या बोलते हैं? वैसे भोजन को क्या बोला जाता है? काइन बोला जाता है। तो समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उल्टी करते हैं तो हल्का खट्टा टाइप भी लगता है। क्यों? क्योंकि अम्ल निकल रहा है, एकरा में से अम्ल निकल रहा है, सेल निकल रहा है, ये अम्ल है, खट्टा होता है। इसलिए भोजन भी जब उल्टी करते हैं तो कैसा होता है? देखना कोई उल्टी करे मुंह खट्टा खट्टा मारने लगता है, लगता है ना। तो नहीं उल्टी मत कर देना अभी, खाएंगे नहीं आए। तो अमाशय में जो भोजन निकल रहा है, जो खिचड़ी टाइप का पूरा पका हुआ, उसको क्या बोले? काइन। तो अमाशय में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? बोलो। हाँ, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख रहे हैं, हम बताएंगे अभी, ठीक है, कैसे कैसे लिखना है समझाएंगे। यहाँ देख, अमाशय में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं बच्चा जी? काइन कहते हैं। काइन समझ में आ गया? तो पूछेगा कि काइन कहाँ पे होता है? तो अमाशय वाला जो भोजन रहता है, जो अमाशय में जो भोजन रहता है उसको क्या बोलते हैं? काइन, ठीक है ना। अब ध्यान से देख, अब जब भोजन जब पच रहा है तो ये सब HCl सब निकल रहा है ना, तो HCl कितना निकलता है? यानी जठर ग्रंथि से, जो इस पूरा को क्या बोले थे? जठर ग्रंथि बोले थे ना। ये तीनों मिलकर के क्या बना था? जठर ग्रंथि बना रहा था, और ग्रंथि से ही सब निकल रहा है, जठर रस निकल रहा है। तो जठर ग्रंथि से प्रतिदिन कितना जठर रस निकलता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कितना निकलता है? जल्दी बोल। तो याद रखना 3 लीटर कितना निकलता है? 3 लीटर। तो लिखेंगे जठर, हाँ जठ काउची हो गया 3 लीटर ज्यादा है। अब तूने ठूसता कितना है पहले बता। सवेरे उठता है खा ली कितने? 4 किलो चावल खाएगा, फिर दोपहर में जाएगा 2 किलो रोटी खाएगा, फिर शाम में, मतलब दिन भर तो तूने 5 ठूसता है पहले भर, मतलब तो ये 3 किलो निकल ही गया था, कुछ हो गया, 3 लीटर निकल ही गया था, बड़ी हो गया। तो तूने खा लेता है। तो जठर ग्रंथि से जठर रस कितना निकला? जठर ग्रंथि से प्रतिदिन कितना दिन? प्रतिदिन निकलेगा, प्रतिदिन 3 लीटर 3 लीटर जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। कोई दिक्कत है? तो पूछेगा बताओ कि जठर ग्रंथि से प्रतिदिन कितना लीटर रस निकलता है? 3 लीटर निकलता है। जठर रस कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। हमारे मुंह में अमाशय से निकलता है। अमाशय के बारे में पढ़ रहे हैं,
कहाँ ध्यान है नदीम जी आपका। अमाशय से निकलता है। फिर हम दूसरा बताओ कि अमाशय में पचे हुए भोजन को या अमाशय में जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? काइन बोलते हैं। बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं रे? काइन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर बता, फट से बताना। पूछेगा एसीएल क्या करता है? एसीएल अमाशय में जो बैक्टीरिया विषाणु जो आ जाता है उसको क्या करता है? मारने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है? जो पेप्सिन क्या करता है? तो कहा पूछेगा पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। अब पचा के किसे बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। भोजन अमाशय में कितना देर तक टिकता है, आराम करता है? 3 से 4 घंटा। अमाशय की दीवार में जो घाव होता है उस घाव को क्या कहते हैं? पेप्टिक, नॉट केप्टिक। पेप्टिक अल्सर कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। केसिन को कौन पचाता है? रेनिन पचाता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? पहले बोलो। समझ में आ गया ना? आप लोग को समझ में आ गया? समझ में आएगा तो शेयर लाइक ठोको एकदम फटाफट। इधर देखो, नहीं बोलता है। कैसे उतारना है देख समझा देते हैं। यहाँ से शुरू करना है अमाशय से शुरू किया ना, यहाँ तक आके ब्रेक मार देना है। जैसा तक ब्रेक मारो, वहां से फिर कहाँ उठ के आओ? HCl में आओ, ठीक ना। HCl से ही पूरा लिखो यहाँ तक। उसके बाद फिर कहाँ चल जाओ? ऊपर चल जाओ। ऊपर से कहाँ तक लिखो? यहाँ तक। उसके बाद लास्ट में समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? आप लोग समझ में आ गया ना? छापिए फटाफट, एकदम फ्रेश से लिखना है, साफ साफ लिखना है, अच्छा राइटिंग बना करके। चलो उसको रोको। हो गया, चालू हो गया। देखो अमाशय के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया ना। भोजन जो है मुख्य गुहा से होते हुए कहाँ गया था? ग्रास नली में। ग्रास नली से कहाँ गया? अमाशय में। अब अमाशय से कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा ना। छोटी आंत से कहाँ जाएगा? बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं लीवर के बारे में, यानी यकृत के बारे में। और देखेंगे टाइम मिलेगा तो अगला से बताएंगे, या नहीं तो फिर अगला क्लास में से, ठीक है। अभी हम किसके बारे में देखेंगे? यकृत के बारे में देखेंगे, ठीक है। यकृत इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लीवर। उर्दू में जिगर, ठीक है ना। मेरे जिगर का टुकड़ा है ना। जिगर का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा। चलो ठीक है, कुछ का टुकड़ा रहो। इधर ध्यान दो, कहाँ पढ़ा रहे थे? हाँ, यकृत पढ़ा रहे थे। देखो ये क्या है? यही सामने बैठा हुआ देखो यकृत, है ना। लीवर। ये बोलो, भोजन यहाँ आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। भोजन में मदद करता है, पचाने में करता ही करता है? करता है। ये सिर्फ मदद करता है, सहायक है। बताया था रे, याद था ना। आहार नाल के बारे में जब हम भोजन का पाचन करवा रहे थे तो बोले थे 2 भाग बांटे थे। आहार नाल तो हम लोग देख ही रहे हैं। ऐसे बोले थे सहायक अंग, बोले थे ना। तो सहायक अंग 2 को था, यकृत और अग्नाशय। तो अभी हम यही दोनों के बारे में देखेंगे। ये सिर्फ सहायता करता है। कैसे सहायता करता है इस बात को समझो। और सबसे पहली बात तो याद रखना है कि हमारे जो मनुष्य होता है ना, तो पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी अंग कौन सी है? बताएगा कोई? हाँ, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा क्या होता है? लीवर होता है। इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 किलो होता है। लगभग 1.5 किलो की अकेले सोचो, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा होगा, ठीक है ना। तो बड़ा है तो याद रखना। तो सबसे पहले हम क्या बोले? लीवर क्या है? लीवर सबसे, यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? हाँ, तो यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। दिक्कत नहीं, याद रखना है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 किलो। हाँ, यह लगभग 1.5 kg है ना, यानी 1.5 किलो का होता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब याद रखिएगा, पूछेगा ये कैसा ग्रंथि है? तो ग्रंथि 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो यकृत जो है कैसा ग्रंथि है? बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है। वो आगे हम बता देंगे, ठीक है ना। अभी याद रखो बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो यह कैसा ग्रंथि है? यकृत, लीवर, यकृत बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। कैसा ग्रंथि है? बाह्य स्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर में 2 तरह ग्रंथि मिलता है, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी। तो यकृत कैसा है? याद रखना, यकृत कैसा ग्रंथि? बाह्य स्रावी ग्रंथि। अब हम आगे ध्यान से देखेंगे। हम 3 चीज पढ़ चुके हैं ना।
अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, तो इसका काम क्या है, अभी बताए थे कि सर इसका काम है भोजन की पाचन में सहायता करना, भोजन की पाचन में सहायता करना। तो ये किस रूप में सहायता करता है, तो हम तुमको बताए थे कि यहाँ पर कुछ रस बनता है। क्या बनता है, रस बनता है। रस का निर्माण कहाँ होता है, पीत, पीत जिसको बोले थे पीत, क्या बोले थे पीत। तो बोलेगा कि मानव शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है, सवाल पूछेगा कि पीत का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बोलिएगा यकृत होता है। लेकिन पूछेगा कि पीत जमा कहाँ होता है, तो बोले थे पिताशय में। कहाँ जमा होता है, पिताशय में होता है कि नहीं होता है, तो बताते ना। तो ये पीत बन गया, यहाँ यकृत में बना, और एक में छोटा छोटा नलिकाएं होता है। क्या होता है, छोटा छोटा नलिकाएं होती है जो सब मिल करके ना, ये कहाँ से जुड़ा रहता है, जो पिताशय है ना, ये पिताशय में जाने वाला जो नलिका है, जिसको पिताशय में जाने वाला जो रास्ता है ना, उससे क्या होता है, ये जुड़ा रहता है, ठीक ना। ये जुड़ करके कहाँ चला जाता है, पीत चलाता कहाँ रे, पिताशय में। कहाँ जाता है, यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। कोई दिक्कत है तो हम बताएंगे। तो इससे क्या निकलता है, लीवर यानी यकृत से क्या निकलता है, पीत निकलता है, निकलता है। लिखेंगे इससे पीत निकलता है। रस को क्या बोले थे, रस को क्या बोले थे, बोलते नहीं हो, डरते क्यों, इससे पीत निकलता है। क्या निकलता है, पीत निकलता है। तो चल पीत को निकाल दिया। अब बताओ जो पीत निकला, पीत कहाँ जमा होता है, पिताशय में। तो यही पिताशय है जहाँ पे जाकर के पीत जमा हो गया था, तो उसी को इसलिए उसको क्या बोलते थे, पिताशय बोले। क्या बोलते थे, तो पीत जो है, पीत जमा होता है कहाँ, पिताशय में, ठीक है ना। तब जो एक थैली में जमा हो रहा था, थैली क्या बोले थे, पिताशय। लेकिन पीत एक थैली में जमा होता है, पीत एक थैली में जमा होता है, जब पीत निकला ना, पीत निकल के जमा होगा। तो पीत निकलने का पीत एक थैली में जमा होता है, उसे होता है जिसे पिताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पिताशय कहते हैं। तो दिक्कत है नहीं ना, तब पिताशय कहते हैं ना। अब ध्यान से देख, तब पीत निकल रहा है, तब पीत आखिर होता कैसा है, तो याद रखिएगा पीत जो होता है वो हल्का हरा रंग का रहेगा, गढ़गर रहेगा, ठीक है ना। हल्के हरा रंग का, जैसे देखा मुर्गी काटता है तो पीत निकलता है, नहीं निकलता है ना, तो वही हरा रंग का होता है। और वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, कड़वा लगेगा। कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, तीखा टाइप का लगता है ना, कड़वा लगता है ना, इसीलिए तो बोलता है कि इसको बढ़िया से फोड़ना तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, हाँ। तो पीत का रंग हल्का हरा होता है, पीत हल्का होता है, हल्का हरा एवं कैसा होता है, क्षारीय होता है, हल्का हरा एवं क्षारीय होता है। याद रहेगा, पीत हल्का हरा होता है और कैसा होता है, क्षारीय होता है। याद रहेगा ये पॉइंट। अब अगला बात समझना, अब ध्यान से देख। पीत का काम यहाँ पर होता है खत्म, ठीक है ना। यहाँ से क्या करे, यकृत काम खत्म कर दिया, पीत निकाल रहा है, समझ में आ चुका है। अभी बगल में कौन बैठा है, कौन बैठा है, अग्नाशय। तो ये अग्नाशय क्या करेगा सर, तो अग्नाशय भी सहायक अंग है, तो ये भी क्या करेगा, भोजन के पाचन में क्या करेगा, सहायता पहुंचाएगा, मदद करेगा। तो ये कैसे मदद करेगा, तो इससे भी कुछ निकलेगा, रस बस निकलेगा, इससे भी कुछ, और ये भी निकलेगा, तो ये भी क्या करेगा, इसमें हेल्प करेगा। लेकिन याद रखना है कि सब जो पचाने का जो काम कर रहा है, ये कौन सा भोजन का पचाने का काम कर रहा है, जो अमाशय में कायम के रूप में, किस रूप में, कायम के रूप में जो भोजन यहाँ पर जमा है, जमा होने के बाद भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में आएगा ना। तो ये भोजन जो छोटी आंत में आएगा वो अम्लीय रहेगा कि क्षारीय रहेगा, जाहिर सी बात है सर, एकरा में अम्ल निकल रहा है तो अम्लीय रहेगा। तो कैसा रहेगा, अम्लीय रहेगा। और ये जो अग्नाशय है ना, ये अम्लीय भोजन को पचाता नहीं है, बस समझ में। जब तक यहाँ अम्लीय रहेगा ना, तो ये अपना कुछ भेजवा नहीं करेगा इसके पास, कहेगा हम वो सब अम्लीय तमलीय नहीं पचाते हैं, हम पचाते हैं सिर्फ क्षारीय को। किसको पचाते हैं, जो क्षार रहेगा ओकरे मारेंगे, हम लोग को नहीं मारेंगे। तो बोलेगा ऐसा बात, तो बोलेगा हाँ, बोला रुक। तो पीत यकृत कुछ करेगा, ये कहेगा रुक, तो हम पीत को भेजते हैं, पहले हम तो काम करते हैं, मदद करते हैं। तो पीत जो है पिताशय से निकलेगा, क्या करेगा, पिताशय से निकलेगा, निकल के यहाँ से देखो छेद करके नहीं जा रहा है, कहीं साइड से गुजर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम दिखा रहे हैं तुमको इस तरीके से, ठीक है। ये मैं सोचना है कि छेद करके निकल गया है, कहाँ चल गया, ये छोटी आंत में, क्योंकि हम जानते हैं कि अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। ये छोटी आंत का पहला भाग है ना, ये पहला भाग को बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं, वो आगे बताएंगे, छोटी आंत पढ़ाएंगे ना तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, इसका क्या भाग होता है, क्या क्या होता है, सब बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए समझो कि ये छोटी आंत है, और ये छोटी आंत में चला गया है कौन,
पीत रस कौन चला गया? सीतरस। तो पीत रस, तो ये जिस रास्ते से जाता है, किस रास्ते से जा रहा है? ये रास्ते से जा रहा है ना, इस रास्ते को बोलते हैं पीत वाहिनी। क्या बोलते हैं? पीत वाहिनी। पीत वाहिनी क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि वाहिनी, वाहन का मतलब था लेके जाना, तो लेके जाने वाला पाइप ना एक प्रकार से है, तो वहन करने का काम कर रहा ना। किसका वहन कर रहा है? तो पीत का। किसका वहन कर रहा है? पीत का, इसीलिए इसको बोलते हैं पीत वाहिनी। अभी जाएगा पीत, यहाँ से जाएगा ना, तो ये जो अम्लीय भोजन यहाँ पर जो है ना, वो अम्लीय भोजन किसे बदल देगा? क्षारीय में। किसे बदलेगा? क्षारीय बदलेगा। और क्षार में बदल के क्या करेगा? जब क्षार बदल देगा तो ये कुछ बोलेगा इसको कि लो तुम्हारा काम कर दिए हैं, अब तो तू आएगा ना, बोलेगा हाँ अब आएंगे, अब तो हम पचेबे करेंगे, अब छोड़ेगा थोड़ी है। तो होने से कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? अग्ना से अपना रसूल भेजेगा। लेकिन उससे पहले सुन, यकृत क्या कर रहा है यहाँ पर, देख ध्यान से। यकृत क्या कर रहा है? यकृत कर रहा है कि अमाशय से ये अमाशय था कि नहीं था? ये छोटिया था, चालू है ना, ये अमाशय था। अरे छोटिया था, कौन सा भाग है बता, जल्दी बता। छोटी पहली ग्रहणी ना, ग्रहणी। तो अमाशय से ग्रहणी में आए हुए भोजन को, अमाशय से ग्रहणी में आए हुए भोजन को पीत के माध्यम से, किसके माध्यम से? पीत के माध्यम से क्षारीय में बदल देता है। ये जो आया था वो अम्लीय ना था, किसने बदल दिया? क्षारीय बदल दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यकृत, यकृत अमाशय से, कहाँ से? अमाशय से। यकृत अमाशय से कहाँ रहा था रे? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आ रहा था। तो यकृत अमाशय से ग्रहणी में, किसमें? ग्रहणी में आए हुए, हाँ ग्रहणी में आए हुए, ठीक है ना। ग्रहणी में आए हुए क्या आएगा? भोजन आएगा। क्या आएगा? भोजन आएगा। आए हुए भोजन को फिर यहाँ से लीवर भेजा कुछ पीत को, पीत की मदद से, किसकी मदद से? पीत की मदद से या पीत के माध्यम से, कुछ बोल दो, ठीक है ना। पीत के माध्यम से भोजन को क्या करता है? पीत के माध्यम से भोजन को क्या कर दिया? क्षारीय बदल दिया। तो पीत के माध्यम से क्षारीय में बदल देता है। बदल दिया क्षार में, बोलो बदला कि नहीं बदला? अब ध्यान से सुनना, क्षार में बदल दिया ना, जैसी क्षार में बदलेगा, तो यहाँ से ये अपना रस भेजना क्या कर देगा? चालू कर देगा। बोलेगा ठीक है, अब क्षार हो ही गया है, तब हम क्या कर सकते हैं? अब हम भी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से भेजेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से क्या गया था? पीत गया था ना। और पीत किसको पचाता है? क्योंकि भोजन, सुनो, जो यहाँ से भोजन आया था, भोजन में तो कार्बोहाइड्रेट भी था, वसा भी था, प्रोटीन भी था, सब था, समझ रहा है? तो ये पचाएगा किसको? ये पचाएगा वसा को। वसा को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? वसा को। पीत किसको तोड़ेगा रे? याद रखना हमेशा, पीत तोड़ेगा वसा को। किसको? वसा को। हाँ, ये वसे को मारेगा, भर मतलब पटक पटक, ठीक है ना। तो पीत किसको तोड़ेगा? वसा को। और तोड़ के किसे बदल देगा? इमल्सीकृत वसा। किसमें? इमल्सीकृत वसा में। तो देख यहाँ से पीत है ना, देख यकृत अमाशय से ग्रहणी में आए हुए भोजन को पीत की माध्यम से क्षारीय में बदल देता है। तो यहाँ से देखो, तो क्या बसा ये किसको पचाएगा? बसा को। इसमें कौन आके मिल गया? पीत मिला। ये क्या करेगा? बसा को क्या कर देगा? बसा को क्या करेगा? तोड़ेगा। बसा को तोड़ेगा, तोड़ के किसे बदल देगा? इमल्सीकृत वसा में। किसमें? इमल्सी दिखाई दे रहा, देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। इमल्सीकृत वसा में क्या करेगा? इसको बदल देगा। वर्षा लिखिएगा, वसा इमल्सीकृत वसा में क्या करेगा? इसको तोड़ेगा। और जैसे ही इमल्सीकृत वसा में तोड़ेगा तो क्षारीय रूप में आ गया। अब यहाँ से याद आएगा अग्नाशय महोदय, एकरों से निकलता है तीन को, लाइमेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। बताएंगे भी, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लाइमेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकालेगा, ये भी बेचेगा, क्योंकि अम्लीय से क्षारीय बदल गया है। अब तो अग्नाशय भी हेल्प करेगा उसको पचाने में। तो अग्ना के बच गया 12:30 26 6 मिनट चल गया, देखो 39। यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं ना है? सबको समझ में, आप लोग समझ में आ गया है? तो ठीक है, चलो आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। इसको उतारो, ठीक। बाकी क्लास
कल, ठीक है। पार्ट 5 कर